हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं उनकी बात आज होगी। घास के मैदानों से जो एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं और बहुत सिंपल सा सवाल होता है। एग्ज़ाम में सवाल आते बहुत ज़्यादा हैं इससे। जैसे यूपी पीएससी की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें तो लगभग हर साल घास के मैदानों से सवाल रहते ही हैं। तो ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान टॉपिक भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन है। बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि कौन सा घास का मैदान है और वो किस देश में स्थित है या किस देश में पाया जाता है। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली बात करेंगे हम लोग। ये एक नदी आपको दिख रही है, इस नदी का नाम अगर आप बता पाएँ। नदी आपने कल पढ़ी थी और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी के आसपास जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको कहते हैं सेल्वास। और सेल्वास ये उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं। मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी घास का मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाएगा, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ जो कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय वो क्षेत्र है। मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर जो भी पाए जाएंगे उनको हम शीतोष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और उसके ऊपर है कर्क रेखा इधर, और आप मकर रेखा यहाँ पे देख रहे हैं, मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच ये पड़ता है। ये पूरा जो भी घास के मैदान है वो सब कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे सभी के सभी, जो भी कर्क और मकर रेखा के बीच पड़ेंगे। तो सेल्वास जो भी हैं वो भी कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं ये। और वर्षा की अधिकता के कारण अमेज़न नदी के आसपास ये घनी वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उग जाती हैं। तो ये एक ख़ास बात है इसकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ये है, इन वनों में वालसा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। मतलब वालसा जो है वो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी में से एक है और वो आपको इसी सेल्वास के जंगलों में, सेल्वास वनस्पति में ही मिलेगी। तो ये सेल्वास, और ये आपको देखिए किस देश में दिख रहा है? ब्राज़ील में। एक बात ये भी है कि इस पूरे मैप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ लिखी नहीं गई हैं। लिखी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि मैप में वो चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको ये अंडरस्टूड कर लेना है कि जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं लेकिन वो दिख रही हैं, तो वो भी एक सवाल बन जाएगा। जैसे ये किस देश में ये नहीं लिखा है लेकिन किस देश में बना हुआ है ये तो हमें समझ में आ रहा है ना। तो ये किस देश में बना हुआ है? ब्राज़ील में बना हुआ है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये किस देश में है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देश कौन सा है? वेनेजुएला, याद है आपको? वेनेजुएला। और वेनेजुएला में घास का मैदान आपको दिख रहा है ये, इसका क्या नाम है? लानोस घास के मैदान। ये भी क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं तो ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए ये ब्राज़ील, ये ब्राज़ील में ही पाया जाता है ये, और इसका नाम क्या है? कैंपोस घास के मैदान। ये उष्णकटिबंधीय है, सवाना घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय। बस ये है कि विषुवत रेखा से थोड़ा दूर है तो इसको हम सवाना घास का मैदान कह रहे हैं, लेकिन है ये उष्णकटिबंधीय ही। तो हमने देखा कैंपोस घास के मैदान कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। सेल्वास जो वनस्पति है वो कहाँ मिलेगी आपको? वो ब्राज़ील में मिलेगी। अमेज़न नदी के आसपास की वनस्पतियाँ हैं ये। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक घास का मैदान है, और ये देखिए किस देश में फैला हुआ है? बोलीविया में, पराग्वे में और अर्जेंटीना में। लेकिन ये मकर रेखा के ऊपर है, मतलब ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होना चाहिए, क्योंकि मकर रेखा के इधर रहेगा तो वो
शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। मकर रेखा के ऊपर रहेगा तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और इसका नाम, ये 3 देशों में फैला हुआ है, इसका नाम क्या है? ग्रान चाको। तो इसका नाम है ग्रान चाको। उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये। विषुवत रेखा से थोड़ा दूर है, तो आप कह सकते हो उष्ण और थोड़ा सा गर्म और ठंडे क्षेत्रों को मिला के है उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और ग्रान चाको में एक वन पाया जाता है जिसको कहते हैं क्वेब्रेको। ग्रान चाको वनों का एक महत्वपूर्ण पेड़ है और उसमें इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी तोड़ पेड़। मतलब ये जब काटा जाता है तो इतना कठोर होता है कि कुल्हाड़ी, एक कहावत हो गई है कि कुल्हाड़ी तोड़ देता है। तो क्वेब्रेको ये बहुत ही कठोर वन होता है और प्रकृति इसकी कैसी है? बहुत कठोर है, इस वजह से इसको कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहते हैं। तो ये ग्रान चाको घास का मैदान। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला क्षेत्र है, और ये कौन सा है? थोड़ा सा उरुग्वे में भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर इस घास का मैदान कहाँ पर आपको मिलेगा? अर्जेंटीना में। और इस घास का मैदान का नाम क्या है? पंपास घास का मैदान है ये। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहते हैं। और ये पंपास घास के मैदान किस लिए प्रसिद्ध होते हैं? गेहूँ उत्पादन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, मतलब गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसको गेहूँ की अर्ध चंद्राकार पेटी भी कहते हैं। इस क्षेत्र को गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी। और इस क्षेत्र में, इसी पंपास के घास के मैदान में ही जो मानव के द्वारा घास उगाई जाती है उसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा या रैंच बोलते हैं। पशुपालन यहाँ पे किया जाता है, तो पशुपालन के लिए मानव अपने मन से एक घास उगाते हैं जो पशुपालन में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। और क्योंकि मकर रेखा के नीचे ये घास का मैदान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या, कौन सा घास का मैदान रहेगा? शीतोष्ण घास का मैदान। और यहीं पर एक चीज़ मैं रिवाइज़ आपको कराना चाहूँगा। यहीं पर आपको एक मरुस्थल या पठार मैंने बताया था आपको, उसका क्या नाम था? पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल। अब मुझे बताइए कि क्या ये पैटागोनिया का मरुस्थल मकर रेखा के तो नीचे है, तो ये गर्म मरुस्थल है कि ठंडा मरुस्थल है? तो क्योंकि मकर रेखा के बहुत ही नीचे है, तो ये शीत मरुस्थल है, मतलब ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पे एक मरुस्थल यहाँ पे था, इसका क्या नाम था? अटाकामा मरुस्थल। अगर मैं इसको पूछूं कि ये कैसा मरुस्थल है, तो ये गर्म मरुस्थल है, क्योंकि मकर रेखा के ऊपर है, विषुवत रेखा की तरफ है, तो ये गर्म मरुस्थल है। लेकिन पैटागोनिया का मरुस्थल शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और एक छोटा सा यहाँ पर भी है, ये बेसिकली ग्रान चाको के पास ही है, इसको बोलते हैं चैको का मैदान। चैको का मैदान। और ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, कपास का उत्पादन यहाँ पे होता है, अर्जेंटीना में ही आपको मिलेगा ये। तो ये सभी घास के मैदान थे। ब्राज़ील में कैंपोस देखिए यहाँ पे है, ये सेल्वास घास के मैदान हैं। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान हैं। ग्रान चाको आपको बोलिविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में मिलेगा। पंपास आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहलाता है ये। तो बहुत महत्वपूर्ण ये घास के मैदान है। सिर्फ सिंपल सा एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछ लेगा कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में। कैंपोस कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सेल्वास वनस्पति कहाँ मिलेगी? ब्राज़ील में। लानोस कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में। और बाकी इसकी विशेषता थोड़ा बहुत आपको याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी विशेषता ज़्यादा आती नहीं है, फिर भी आपको याद होना चाहिए, एक पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी है। अब आगे चलते हैं, अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो जलवायु है वो देखिए कैसी है। ये देखिए, ये कौन सी रेखा गुजर रही है? ये है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ में और विषुवत रेखा से 5 डिग्री साउथ में, इस क्षेत्र में पूरे महाद्वीप पर, पूरे महाद्वीप कहिए या पूरे ग्लोब पर,
यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और यहाँ टेम्परेचर जब ज़्यादा मिलता है तो यहाँ वर्षा भी होती है खूब। मतलब यहाँ पे उच्च तापमान आपको मिलेगा, और उच्च तापमान मिलेगा तो उसकी वजह से वाष्पीकरण तेज़ होगा, और यहाँ पर डेली वर्षा होती है। मतलब एक इसकी ख़ास विशेषता ये है, डेली आपको वर्षा मिलेगी। और अगर वर्षा डेली हो रही है, एक किस टाइप की वर्षा होती है यहाँ पे, संवहनी वर्षा होती है। और ये संवहनी वर्षा क्या होती है ये आप कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ की जो भी जल होंगे वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, वाष्पीकृत होकर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे फिर एक समय आएगा कि यहाँ पे वो क्या करेंगे, बादल बना लेंगे, और बादल बना के फिर क्या करेंगे, वर्षा कर देंगे। तो ये होता है संवहनी वर्षा। और अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही, क्योंकि यहाँ डेली वर्षा होती है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पे आपको खूब घने जंगल मिलेंगे आपको। इसीलिए आप देखते हैं यहाँ पे ब्राज़ील में अमेज़न के जंगल हैं, और अमेज़न के जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं। सदाबहार वन में आपको मिलेंगे, यहाँ पे रजवुड है, महोगनी है, ये सब वन मिलेंगे आपको। एक और चीज़, जिस भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, वहाँ के जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो ज़मीन के काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं। और ज़मीन के जब नीचे चले जाएंगे तो नए पौधों को उगने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर पुराने पौधे हैं तो वो तो ठीक है, अगर मान लीजिए इन पौधों को आपने काट दिया, और इन पौधों को जब आप काट देंगे तो क्योंकि वर्षा यहाँ डेली होती है तो इसके पोषक तत्व ज़मीन के बहुत नीचे चले गए हैं, और उस वजह से क्या होगा, नए पौधे को विकसित होने में बहुत समय लगता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएं तो नए पौधे को उगने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहीं पर आप देखेंगे अमेज़न के वर्षा वन या जंगल आपको मिलेंगे। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर कोई है तो वो है अमेज़न के जंगल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पेड़ पौधे भी मिलेंगे, जीव जंतु अलग अलग टाइप के मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसको अमेज़न के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जीव जंतु की बात करें तो आप देखिए, कोंडोर एक जंतु आपको मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये कोंडोर। रिया जो न उड़ने वाला पक्षी है, उड़ नहीं पाता है। मकड़ा बंदर कलाबाजी के लिए प्रसिद्ध है, अपनी आर्ट के लिए प्रसिद्ध है ये। एनाकोंडा विशाल अजगर हैं, इन जंगलों में आपको मिलेंगे। और इन्हीं जंगलों में आपको जो जंगल हैं वो 3 से लेकर 4 स्तर पर पाए जाते हैं। एक बहुत बड़े बड़े पेड़ उगेंगे आपको, क्योंकि वो सूर्य की प्रकाश को पाने की खोज में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जो पौधे इस रेस में पीछे रह जाते हैं वो थोड़े से कम विकसित हो पाते हैं, और कुछ यहाँ पे झाड़ियाँ भी आपको विकसित होती हुई नज़र आएंगी। और इन जंगलों से क्रॉस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पौधे भी, आप बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे, झाड़ियाँ भी मिलेंगी, तो उनसे आप होकर गुजरेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये अमेज़न के जंगल हैं, आपको याद होना चाहिए अमेज़न के जंगल के बारे में। अमेज़न वर्षा वन है ये, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता अगर वाला क्षेत्र है कोई तो ये यही है, और पृथ्वी का फेफड़ा भी कहलाता है। फिर एक जलवायु की बात हम करेंगे यहाँ पे, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची हुई, 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ तक। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री साउथ में महाद्वीप का कोई भी हिस्सा, कोई भी महाद्वीप हो उसका पश्चिमी जो हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा नहीं, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा, और वो भी किस रेंज का, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री साउथ का। इस क्षेत्र में आपको जलवायु कैसी मिलेगी, भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इसका नाम भूमध्य रेखीय नहीं है। भूमध्य रेखीय अगर कहेगा तो इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। जो हम ये बात कर रहे थे ना, इसी को आप, इस जलवायु को आप बोल सकते हैं विषुवत रेखीय जलवायु की हमने विशेषता की बात करी है। तो भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय में अंतर है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर से नाम आया है यहाँ पे।
तो ये हर महाद्वीप में कहाँ पर आपको मिलेगी विशेषता, महाद्वीप के पश्चिम साइड पर मिलेगी। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसका विस्तार आपको 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ तक मिलेगा। यहाँ पर क्योंकि हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी सेम ऐसा ही है, वो भी 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ नॉर्थ में पाए जाते हैं वो। तो हम क्योंकि इस दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो हम साउथ की बात कर रहे हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु एकदम शुष्क होता है, मतलब गर्मी का मौसम, वर्षा इस समय नहीं होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। जबकि नॉर्मल हम लोगों के यहाँ कैसी वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा होती है जैसे अभी हो रही है, और ठंडी में वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु होगा तो वहाँ पर फल कैसे मिलेंगे आपको, रसीले फल मिलेंगे, जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, मौसमी हो गया, वो सब फल मिलेंगे आपको। और जहाँ भी रसीले फल मिलेंगे वहाँ अगर कोई इंडस्ट्री मुख्य रूप से डेवलप हो पाएगी तो वो कौन सी, वाइन इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वाइन किन से बनता है, इन्हीं बहुत सारी रसीले फलों से बनता है। तो वाइन इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी यहाँ पे जहाँ भी रसीले फल मिलेंगे। और भूमध्य सागरीय जलवायु में एक और चीज़ है, रंग बिरंगे पक्षी खूब आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रसीले फल बहुत मिलते हैं, तो उन पर डिपेंड करने वाले पक्षी भी आपको मिलेंगे, तो कलरफुल पक्षी भी आपको मिलेंगे। और 2 शहर आपको याद रखना है चिली के, दोनों के दोनों भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं। एक है चिली की राजधानी सेंटियागो, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का एग्जाम्पल यहाँ पे शहर है। और दूसरा है वेलपैराइजो, ये भी भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ भी पाई जाती है। तो चिली के 2 शहर जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वो है, एक है सेंटियागो और दूसरा है वेलपैराइजो। तो 2 शहर भूमध्य सागरीय जलवायु में। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। बस वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने साउथ की बात करी है, वहाँ पर वो नॉर्थ में रहेगा, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। तो आज हमने दो टॉपिक की बात करी है। एक तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं वो कौन कौन से हैं, और दूसरा हमने बात करी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख जलवायु हैं उनकी बात करी है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।